आज का हमारा टॉपिक है सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर या डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों में अंतर जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आखिर में होता क्या है। तो सूत्री विभाजन या माइटोसिस, सूत्री विभाजन को सोमेटिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूत्री विभाजन सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सन 1882 में की थी। यानी कि जो सूत्री विभाजन होता है वो सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है और इसकी खोज सन 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। जंतु तथा पौधों की वृद्धि भी इसी विभाजन के द्वारा होती है। जंतु और पौधों में जो वृद्धि होती है वो भी सूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा ही होती है। माइटोसिस वह क्रिया है जिसमें केंद्रक के क्रोमेटिन पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स लंबाई मध्य से दो भागों में विभाजित होकर संतति केंद्रक बनाते हैं। सूत्री विभाजन जीवों की कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन पूर्ण होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं, सूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है कोशिका द्रव्य का विभाजन या साइटोकाइनेसिस। अब सेकेंड है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस शब्द की खोज फार्मर तथा मूरे ने 1905 में की थी। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसकी सबसे पहले खोज मूरे तथा फार्मर ने सन 1905 में की थी। यह विभाजन गुणसूत्रों की जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम है अर्धसूत्री विभाजन और सेकेंड है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अब दोनों का डेफिनेशन पढ़ लिए, अब दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहला है सूत्री विभाजन किसी भी कोशिका में तथा शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो केवल जनन कोशिकाओं में या गैमेट्स के निर्माण के लिए होता है। जो सूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि, पुनर्जनन तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा केवल गैमेट्स का निर्माण होता है। अतः इस क्रिया के द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और इस क्रिया के द्वारा गैमेट्स का निर्माण होता है। अब सेकेंड, सूत्री विभाजन शरीर के अनेक कायिक कोशिकाओं में जीवन चक्र में अनेक बार हो सकता है और अर्धसूत्री विभाजन जीवन चक्र में केवल एक बार होता है। जो सूत्री विभाजन होता है वो कोशिकाओं में जीवन चक्र में कई बार हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन जीवन चक्र में केवल एक ही बार होता है। अब थर्ड है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में पूर्ण कोशिका विभाजन के अंत में केवल 2 संतति कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री विभाजन में पूर्ण कोशिका विभाजन के अंत में 4 कोशिकाएं बनती है। जो सूत्री विभाजन होता है इसमें 2 संतति कोशिकाएं बनती है और इसमें 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब चौथा है सूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं आनुवंशिक लक्षणों में एक जैसी तथा मात्र कोशिकाओं की तरह होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में आपस में तथा मात्र कोशिका में भी आनुवंशिक लक्षणों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। जो सूत्री विभाजन होता है इसमें सभी कोशिकाएं, पुत्री कोशिका और मात्र कोशिकाएं दोनों आकार में और लक्षणों में समान होती है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन में होता है उसमें पुत्री कोशिका मात्र कोशिका से भिन्नता प्रदर्शित करती है। मतलब ये इसमें अलग अलग होती है और इसमें दोनों सेम होती है, समानता प्रदर्शित करती है और इसमें भिन्नता प्रदर्शित करती है। पांचवा है सूत्री विभाजन। इस विभाजन द्वारा बनी हुई पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या वही होती है जो कि मात्र कोशिका में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। इसमें जो संख्याएं होती है मतलब गुणसूत्रों की संख्या सेम टू सेम वही बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी ही रह जाती है। अब अगला है छठा सूत्री विभाजन। यह केवल एक अवस्था में ही पूर्ण होता है, यह 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, जिन्हें प्रथम मियोसिस विभाजन तथा द्वितीय मियोसिस विभाजन या फर्स्ट या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्थात ये अवस्था केवल एक ही चरण में पूर्ण होती है और ये अवस्था 2 चरणों में यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में पूर्ण होती है। अब सातवां, सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी तथा इसमें प्रावस्थाएं नहीं होती हैं, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें पूर्वावस्था काफ़ी लंबी होती है तथा 5 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इन प्रावस्थाओं को क्रमशः लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पिचिटीन, डिप्लोटीन तथा डाइकाइनेसिस कहते हैं। मतलब जो सूत्रीय विभाजन होता है वो उसकी अवस्था की बहुत छोटी होती है और इसमें कोई प्रवस्था नहीं होती है, जबकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसकी प्रवस्था काफ़ी लंबी होती है और वो 5 उपावस्थाओं में होती है। अब 8वां है, सूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों में सूत्र युग्मन की क्रिया नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों में सूत्र युग्मन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप युग्मत गुणसूत्र बनते हैं। अर्थात सूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों में युग्मन की क्रिया नहीं होती है और इसमें होती है। इसमें युग्मन निर्माण की क्रिया नहीं होती और इसमें युग्मन निर्माण की क्रिया होती है। अब 9वां है, सूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन में विनिमय की क्रिया नहीं होती है और कियाज्मेटा भी नहीं बनते हैं, जबकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसमें विनिमय की क्रिया होती है तथा कियाज्मेटा भी बनते हैं। अर्थात सूत्रीय विभाजन में विनिमय की क्रिया नहीं होती है और इसमें विनिमय की क्रिया होती है। सूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स में आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ का प्रदान नहीं होता है। और जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसमें समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों में आदान प्रदान होता है। इस प्रकार आनुवांशिक पदार्थ का भी आदान प्रदान होता है। अर्थात इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई आदान प्रदान की क्रिया नहीं होती और इसमें आदान प्रदान होता है। अर्थात ये कोशिकाएं एक जैसी ही होती है और इसमें कोशिकाएं बदलकर वो आदान प्रदान कर लेती है। अब 11वां है, सूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र पतले एवं लंबे होते हैं, अर्थात इसके गुणसूत्र पतले और लंबे होते हैं और इसके विपरीत अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र मोटे एवं छोटे होते हैं। मतलब दोनों क्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब 12वां, सूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन में अत्यंतावस्था सूत्र विभाजन सदैव पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है या फिर कभी कभी पाया जाता है। अब सूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन इसके फलस्वरूप जीवों में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे कि इसमें जीवों में वृद्धि, जैसे कि कोशिकाएं होती है वो बढ़ती है अपने आकार में, तो इसमें वृद्धि होती है और इसमें युग्मक निर्माण, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे युग्मकों के निर्माण में वृद्धि होती है। एक बार और समझ लेते हैं। जो सूत्रीय विभाजन होता है वो जीवों के कोशिकाओं में संख्या बढ़ाने के लिए होता है और ये इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। और जो सूत्रीय विभाजन होता है वो कोशिकाओं के जीवन चक्र में केवल एक बार होता है और ये अनेक बार होता है। इसके बाद सूत्रीय विभाजन में केवल 2 संतति कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं की संख्या, ये इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए होता है और ये युग्मकों की संख्या, ध्यान से पढ़ देखना, ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए होता है और ये युग्मकों की संख्या बढ़ाने के लिए होता है। ये क्रिया जीवन चक्र में एक ही बार होती है और ये अनेक बार होती है। अब है सूत्रीय विभाजन। इसमें केवल 2 संतति कोशिकाएं बनती है और इसमें 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये एक जैसी होती है, मात्र और पुत्री दोनों कोशिकाएं एक जैसी होती है और ये भिन्नता प्रदर्शित करती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है जो मात्र कोशिका की होती है और इसमें ये आधी रह इसमें मात्र संख्या केवल आधी रह जाती है। यह अवस्था एक ही चरण में पूर्ण होती है और ये 2 में होती है, प्रथम मायोसिस डिवीजन और सेकेंड मायोसिस डिवीजन में होती है। ये छोटी होती है और ये इसमें प्रावस्थाएं नहीं होती हैं और ये काफ़ी लंबी होती है और इसमें 5 उपावस्थाएं होती हैं। इसमें युग्मन की क्रिया नहीं होती है और इसमें युग्मन की क्रिया होती है। सूत्रीय विभाजन, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ये गुणसूत्रों का आदान प्रदान नहीं करते हैं और ये गुणसूत्रों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें गुणसूत्र पतले एवं लंबे होते हैं, इसमें गुणसूत्र मोटे एवं छोटे होते हैं। अब है सूत्रीय विभाजन। इसमें अत्यंतावस्था सूत्र विभाजन पाया जाता है, इसमें अत्यंतावस्था सूत्र विभाजन नहीं पाया जाता है। इसके फलस्वरूप जीवों में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप
कोशिकाओं में युग्मकों में वृद्धि होती है। अर्थात जो सूत्री विभाजन की क्रिया होती है वो कोशिकाओं में वृद्धि करके होती है, जिससे इससे एक कोशिका से कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे युग्मकों का, जैसे एक युग्मक एक जाइगोट से 2 जाइगोट का निर्माण, ऐसे युग्मक वृद्धि करके अपने आकार में आकार बदलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।